आज की कहानी हमें कोलकाता 12/7 से रवि ने भेजी है। रवि भाई का कहना है कि ये घटना उनके मामा के साथ 2014 में घटी थी, यानी कि आज से तकरीबन 9 साल पहले। मेरे मामा जी, जिनका नाम रुपेश है, वो काफ़ी अच्छे इंसान हैं और पूरे इलाके में उनकी बहुत इज्जत हुआ करती है और उनका भी रुतबा पूरे इलाके में बहुत ज़्यादा है। वो हद से ज़्यादा मालदार हैं और इतना पैसा होने के बावजूद वो पूरे इलाके में सबसे घुल मिल कर रहते हैं। करीब 9 साल पहले 2014 में रुपेश मामा की उम्र तकरीबन 28 साल थी और ये बात आप सभी जानते हैं कि जब ये उम्र होती है तो लोगों के शौक घूमना फिरना, दुनिया देखना, यही सब होता है। मामा जी के पास पैसों की तो कमी थी नहीं और वो अक्सर हफ्ते में सैटरडे या संडे को अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने निकल जाया करते थे और महीने 2 महीने में अक्सर वो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ लॉन्ग ट्रिप पे भी जाया करते थे। मामा जी के पास उस समय नई नई फॉर्च्यूनर थी। तब वो पूरे इलाके में इकलौते ऐसे इंसान थे जिनके पास इतनी लंबी चौड़ी एसयूवी कार थी। तो ऐसे ही वो एक दिन अपने दोस्तों के साथ कैंपिंग करने और पहाड़ों का मज़ा लेने के लिए झारखंड में धनबाद के लिए निकल गए। ये पहली बार था कि कहीं ट्रिप पे जाने से पहले पता नहीं क्यों नाना जी रुपेश मामा को बहुत बार मना कर रहे थे कि उन्हें धनबाद नहीं जाना चाहिए। रास्ता पहाड़ों पे से होकर जाता है और मौसम भी खराब हो रहा है। लेकिन मेरे मामा ने नाना जी की बात नहीं मानी और अपने दोस्तों के साथ धनबाद के लिए निकल गए। वहाँ वो लोग 2 दिन घूमे और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी किए और थोड़ी कैंपिंग वगैरह के बाद जब वो लोग वापस कैलकाटा आने लगे तो उस समय मामा जी का ही एक दोस्त कार ड्राइव कर रहा था। वो लोग संडे की रात 9 बजे धनबाद से निकले थे, जिससे घर पहुंचकर थोड़ा आराम करने के बाद मंडे को सुबह सुबह अपने काम पे भी लग जाएं। रात के समय गाड़ी रोड पे दौड़ रही थी। तीनों दोस्त हंसते गाते बात करते हुए सफ़र का मज़ा ले रहे थे। हाईवे और रोड ट्रक से भरे हुए थे। लेकिन जब रात के तकरीबन 12 बज रहे थे और उनका एक दोस्त तो गाड़ी चला रहा था, एक पीछे बैठा सो गया और मामा जी आगे वाली सीट पे बैठकर उनका फ्रेंड जो कि गाड़ी चला रहा था उससे बात कर रहे थे कि गाड़ी चलाते हुए उसे नींद ना आ जाए। वो दोनों बात करते हुए ही एक पहाड़ी घाटी से गुजर रहे थे कि तभी मामा जी को एक बच्चा दिखता है जो कि रोड पे बीचों बीच खड़ा था। रोड के दोनों तरफ गहरी खाई थी और दूर दूर तक कोई घर भी नहीं था जिससे कि पता लग सके कि ये बच्चा कहीं आसपास ही रहता होगा। लेकिन जैसे ही मामा जी की गाड़ी उस बच्चे से 20 मीटर की दूरी पे थी तभी वो बच्चा एकदम से गायब हो जाता है। मामा जी घबराकर इधर उधर देखने लगते हैं, लेकिन वो बच्चा मानो एकदम गायब हो चुका था, जैसे वहां कभी कोई था ही नहीं। फिर करीब 4 से 5 मिनट बाद मामा जी को वो ही बच्चा दोबारा से दिखता है। मेरे मामा को लग रहा था ये बस उनके साथ ही वहम हो रहा है, लेकिन तभी उतने में जो दूसरा फ्रेंड गाड़ी चला रहा था वो मामा जी से बोलता है, भाई तुझे वो बच्चा दिख रहा है क्या? आखिरी 10 मिनट में ये बच्चा मुझे तीसरी बार दिखा है। अभी उन्होंने इतना बोला ही था कि उनकी गाड़ी उस बच्चे के पास से गुजरी और इस बार वो बच्चा गाड़ी के आगे कूद जाता है और दोनों ही घबरा जाते हैं और घबराकर चिल्ला बैठते हैं। ये डर भरी आवाज़ सुनकर पीछे सोया उनका दोस्त भी उठकर बैठ जाता है। लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि जब वो बच्चा गाड़ी के सामने कूदा तो ना तो उसके टकराने की आवाज़ आई, ना ही तो जब इन लोगों ने पीछे देखा तो कोई और दिखा। वो तो अच्छा हुआ कि जो लड़का गाड़ी चला रहा था उसने घबराकर गाड़ी को लेफ्ट और राइट नहीं मोड़ा और ना ही तो उसने हार्ड ब्रेक मारा। उसने गाड़ी को सीधा ही रखा। अगर वो लोग गाड़ी मोड़ते या तेज़ की ब्रेक मारते तो गाड़ी को खाई में जाने से कोई नहीं रोक सकता था। लेकिन मेरे मामा जी आत्मा और भूत जैसी चीज़ों पे यकीन नहीं रखते थे, तो उन्हें तो यही लगा कि जाने अनजाने में उनकी गाड़ी से किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है।
उन्होंने ज़बरदस्ती अपने फ्रेंड को गाड़ी रोककर रिवर्स लेने को बोला और मामा जी अकेले गाड़ी से उतरकर इधर उधर देखने लगे, लेकिन उन्हें वहाँ पे कोई नज़र नहीं आया। तभी उनकी नज़र थोड़े दूर पे एक बड़े से पत्थर के पीछे पड़ती है। वो बच्चा खून से भरा हुआ हंसते हुए उन्हें दूर से ही देख रहा था। ये देखकर मेरे मामा जी अब डर से हिल भी नहीं पा रहे थे। ये दृश्य इतना खौफनाक था कि मामा जी इसे ऐसा बताते हैं कि उन्हें ठीक 10 कदम की दूरी पे वो बच्चा पूरे खून में लिपटा हुआ दिखा। उसके सिर का आधा हिस्सा दबा हुआ था और उसके दिमाग के अंदर का हिस्सा वो साफ देख पा रहे थे। उस बच्चे की उम्र तकरीबन 16 से 17 साल की होगी और ऐसे ही कटे फटे हालत में वो मेरे मामा की तरफ देखकर हंस रहा था। जैसे तैसे मामा जी घबराकर गाड़ी में बैठे और अपने दोस्त से गाड़ी भगाने को बोला। वो लोग इतना डर गए थे कि उन्हें भगवान की भी याद नहीं आई। बस डरते हुए ही एक दूसरे से बात कर रहे थे और गाड़ी को भगाए जा रहे थे। कुछ दूर चलने पे एक ढाबा आता है। वहाँ 10-12 ट्रक लगी थी। उन लोगों ने भी अपनी फॉर्च्यूनर उसी ढाबे पे ले जाकर रोक दी और जो भी उनके साथ हुआ था आपस में ही उसके बारे में बात करने लगे। वहाँ और भी ढाबे वालों ने और ट्रक वालों ने उनकी बात सुनी। कुछ लोगों ने मामा जी और उनके दोस्तों को बोला कि इस रास्ते पे ऐसा होना आम बात है, क्योंकि कई बार लोगों की गाड़ी खाई में गिर जाती है या रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे कई लोगों की मौत हो जाती है। इनमें से ही जिन लोगों की आत्मा को शांति नहीं मिलती, वो आत्माएं फिर उन्हीं इलाकों में भटकती रहती है और आने जाने वाले लोगों को परेशान करती है। कुछ देर और ट्रक वालों के साथ बात करने के बाद वो लोग इतना डर गए थे कि रोशनी होने तक वो लोग ढाबे पे ही रुके रहे। जब थोड़ी रोशनी हुई तब कहीं जाकर वो लोग वहाँ से घर के लिए निकले। सुबह के करीब 9 बजे वो लोग घर पहुँचे। घर पहुँचकर जब उन्होंने सारी बात नाना जी को बताई तो बाद में घर में हवन भी हुआ और मामा जी और उनके दोस्तों की शुद्धि भी हुई। वो तो अच्छा था कि उस बच्चे की आत्मा ने मामा जी का पीछा नहीं किया। हेलो मेरे भाई, मेरा नाम नसरीन है और मैं शाहबाद हरियाणा की रहने वाली हूँ। मेरी लाइफ ऐसी अजीबोगरीब घटनाओं से भरी हुई है। मतलब बचपन से ही मुझे ख्वाब में बहुत डरावने सपने आते थे। कहीं कहीं पे मुझे नेगेटिव एनर्जी महसूस भी होती थी। बाद में जब मैं 17-18 साल की हुई तब तो मुझे रियलिटी में ही चीज़ें दिखना और महसूस होने लगी। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं मेरी। उनमें से ही आज मैं आपके साथ एक घटना शेयर करने वाली हूँ। साल 2020 का था। हर जगह लॉकडाउन लगा हुआ था। अप्रैल में ही मेरी खाला की डेथ हो गई। अब उनकी डेथ कैसे हुई ये पक्का तो नहीं पता, लेकिन उनकी मौत हमारी आंखों के सामने ही हुई। 2020 अप्रैल का महीना था। उन्हें थोड़ा बुखार हुआ और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। रात में वो उठकर बैठ जाती और रोने लगती थी, फिर अपने आप ही वापस सो जाती और अगले ही 2 से 3 दिन में उनकी डेथ हो गई। घर में सभी जगह हंगामा हो गया कि उनकी डेथ कोरोना से हुई है। इसलिए हमने ज़्यादा लोगों को उनकी फाइनल राइट्स में नहीं बुलाया। बस कुछ पास के ही रिश्तेदार थे जिन्हें हमने बुलाया और जल्दी जल्दी उन्हें हमने दफना भी दिया। जब हमने रिश्तेदारों में अपनी खाला की डेथ से पहले की स्टोरी बताई कि कैसे वो रात को उठकर चिल्लाने लगी थी और उनसे सांस भी नहीं लिया जाता था, तब कुछ लोगों ने इसे भूत से जोड़ दिया तो कुछ लोग कोरोना का नाम देने लगे। उनकी डेथ के बाद हम सभी घर वाले एकदम सैड रहने लगे, क्योंकि बचपन से ही वो हमारे साथ रहती थी और मेरी अम्मी की सभी बहनों में वो सबसे छोटी थी। इसलिए जितनी बात मैं अपनी अम्मी से शेयर नहीं कर पाती थी, उससे कहीं ज़्यादा बात मैं अपनी खाला से शेयर कर पाती थी। हम बच्चों को उदास देखकर मेरे पापा ने सभी बच्चों को समझाया कि बच्चों को उदास नहीं होना चाहिए, और हम सभी बच्चों का मूड थोड़ा बहलाने के लिए उन्होंने हमें 1-2 दिन के लिए गांव लेकर जाने को बोला।
अगले दिन पापा फैक्ट्री से आए और शाम करीब 6-7 बजे हमें कार से गांव लेकर जाने लगे। जब हम कार से गांव जा रहे थे तभी मुझे और मेरी बड़ी बहन को अजीब सा फील हो रहा था, ऐसा मानो कोई और भी हमारे साथ गाड़ी में जा रहा हो या कोई हमें देख रहा हो। मैंने ये बात पापा को बताई तो उन्होंने मेरी खाला का बोलते हुए कहा कि अभी अभी उनकी डेथ हुई है और हम लोग उस सदमे को ओवरकम नहीं कर पाए हैं, शायद इसलिए हमें ऐसा लग रहा है। खैर, हम बच्चों को और ज़्यादा डरता हुआ देखकर पापा भी गाड़ी तेज तेज चलाने लगे और जल्दी से हमें 9 बजे तक गांव पहुंचा दिए। एक तो कोरोना के वजह से लोग उतना घर से बाहर नहीं आते थे, दूसरा वो गांव कम ही आबादी वाला था, इसलिए गांव में हमें रोड पे एक भी इंसान नहीं दिखा। ऐसा लग रहा था जैसे अभी रात के 2 से 3 बज रहे हो, लेकिन अभी बस 9 ही बज रहा था। हमें काफ़ी डर भी लग रहा था। खैर, हम घर पहुंचे। हमारा गांव का घर बहुत बड़ा है, चारों साइड हमारा घर है और बीच में एक बड़ा सा आंगन है, जिस आंगन के ऊपर छत नहीं है, और दरवाजे के बाहर एक बहुत ही बड़ा सा सेहन है जिसमें कई सारे बड़े बड़े पेड़ लगे हैं। जब हम लोग घर पहुंचे तो हमने खुले आसमान के नीचे रात का खाना खाया। आंगन में ही थोड़ा खाना वगैरह खाया और जब मैं खाना खाकर उठी तो मेरी नज़र ऊपर छत पे पड़ी। मुझे तभी एक झटका सा लगा, ऐसा लगा जैसे छत पे से कोई झांक कर मुझे ही देख रहा है, लेकिन इतने में मैं कुछ नोटिस कर पाती वो साया या वो जो चीज़ भी थी वो धुंधली होकर गायब हो गई। हम लोग खाना वाना खाकर थोड़ा बात कर कर वापस सो गए। मैं, मेरी बड़ी बहन और गांव की ही मेरी एक कज़न रहती है, हम 3 लोग एक कमरे में सो रहे थे। मेरी बड़ी बहन और मेरी कज़न तो सो गए, लेकिन मैं बीच में सो रही थी, जिसकी मुझे ज़रा भी आदत नहीं। ऊपर से लाइट भी गई हुई थी, जिससे कमरा पूरा अंधेरा बना हुआ था, तो मुझे थोड़ी घुटन सी होने लगी। मैं चाह रही थी कि अपनी बहन को उठाऊं और उससे बीच में आकर सोने बोलूं और मैं खुद किनारे पे जाकर सो जाऊं, लेकिन मुझे उसकी नींद ख़राब करना अच्छा नहीं लगा, तो मैं बिस्तर से उठी और बाहर आंगन में आकर टहलने लगी। आंगन में थोड़ी बहुत चांद की रोशनी भी आ रही थी और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। मेरा मन हो रहा था कि मैं रूम से बाहर इधर ही सो जाऊं। मैं आंगन में ही टहलने लगी, लेकिन तभी मुझे लगने लगा कि कोई मुझे देख रहा है। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कोई मेरे पीछे पीछे मेरे साथ में वॉक कर रहा है। मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं पीछे मुड़कर देख भी सकूं। मैं सोचने लगी कि अगर मैंने पीछे मुड़कर देखा और सच में ही कोई जिन जिन्नात या आत्मा मेरे ठीक पीछे ही हुई तो शायद मेरी सांस ही रुक जाएगी। मैं टहलते हुए ही जल्दी जल्दी वापस रूम में आ गई और बिना पीछे मुड़े सीधे बेड पे चली गई, लेकिन जल्दी जल्दी में मैंने दरवाज़ा अंदर से लॉक नहीं किया। थोड़ा सा दरवाज़ा अभी भी खुला हुआ था। अब जब मैं बीच में लेटी हुई थी कि तभी ही किसी ने मेरी तलवे पे हाथ फेरा। अपनी आंखें खोलकर मैंने सामने देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन मुझे साफ एहसास हो रहा था कि कोई मेरे तलवे पे अपना हाथ फेर रहा है। मैं इतना ज़्यादा डर गई थी कि मेरी चीख भी नहीं निकल पा रही थी। घबराकर मैं सिसकियाँ मारकर रोने लगी और एक हाथ से अपनी बहन को हिलाकर उठाने लगी। जब मेरी बड़ी बहन उठी तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ। मैंने आहिस्ते से फिर धीमी आवाज़ में बोला कि कोई मेरे तलवे पे हाथ फेर रहा है और मुझे मेरे तलवे से पकड़कर खींच रहा है। उन्होंने बोला, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारा वहम है। लाइट गई हुई है और अंधेरा हो रखा है, तुम्हें इसकी आदत नहीं है तो तुम्हें बस वहम हो रहा है। लेकिन मैंने दोबारा सिसकियां भरते हुए रोते हुए उनसे बोला कि सच में अब कोई बहुत तेज़ से मेरे हाथ को भी ऊपर खींच रहा है। यह सुनकर मेरी आपी ने बोला, अच्छा अपना हाथ ऊपर उठाओ। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने हाथ ऊपर उठाती। मुझे इस बात का डर था कि अगर मैंने अपना हाथ ऊपर उठाया और वो जो भी चीज़ है उसने मेरे हाथ को तेज़ से ऊपर खींच लिया तो शायद मेरा हाथ ही ना उखड़ जाए।
उतने में ही पूरे अंधेरे रूम में खिड़की पे कोई नॉक करता है। ये इम्पॉसिबल था क्योंकि खिड़की के पीछे पूरा खेत था जहां हमारे घर वालों ने थोड़ी बहुत सब्जियां उगाई हुई थी। रात के 2-3 बजे किसी का बाहर की तरफ से दस्तक देना, वो भी खिड़की पे, इसने हमें अंदर से डरा दिया था। मैं और मेरी आपी मोबाइल ढूंढने के लिए अंधेरे में ही अपना हाथ इधर उधर करने लगे। हमारा मोबाइल आमतौर पर तकिए के पास ही होता था, लेकिन हमने लेटे लेटे ही बेड पे चारों तरफ अपना हाथ फेरा, लेकिन हमारा मोबाइल कहीं भी नहीं था। हमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम बेड से उठकर ही खड़े हो जाएं या चिल्लाकर किसी को आवाज़ लगाएं, लेकिन डरते डरते ही हमने तेज़ तेज़ चिल्लाना शुरू किया। इतने में मेरी कज़न भी गहरी नींद से उठी। हमें चिल्लाता हुआ देखकर वो भी घबरा कर रोने लगी और वो भी चिल्लाने लगी। करीब 5 मिनट के खौफ के बाद मेरे पापा भाग कर आए। उन्हें हमने सारी बात बताई। उस रात उसके बाद हमारे घर में कोई भी नहीं सोया। अगली ही सुबह थोड़ा चाय पानी के बाद हम लोगों ने वापस घर चलने की जिद की, क्योंकि एक और रात इस गांव में गुजारना ये मेरे और मेरी आपी के बस की बात नहीं थी। पापा भी कुछ सोच समझकर हमें वापस अपने घर शाहबाद ले आए। अभी 3-4 साल होने आए हैं और मैं अब तक वापस गांव नहीं गई हूँ। उस रात जो मेरे साथ हुआ था वो मैं अब तक भुला नहीं पाई हूँ। आज भी अगर मैं इस बारे में सोचती हूँ तो मेरे शरीर का रोआं रोआं खड़ा हो जाता है।